हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्थ मैराथन। हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरा कर लिया अपना मैराथन। आज हम फोर्थ मैराथन स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको बहुत पसंद आई वीडियो। आपने दोस्तों को जरूर शेयर कराओ, चैनल को सब्सक्राइब कराओ, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना थ्योरी का लास्ट मैराथन। उसके बाद हम फाइनल मैराथन बनाएंगे जो होगा पूरा का पूरा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन दिए कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम में और किस चैप्टर से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये सारी चीजें उस फिफ्थ मैराथन में बताई जाएगी। आज का मैराथन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो बोला गया है, जीएसटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट taxation reform of independent India being implemented with the aim of enhancing the overall growth of the nation. It is a comprehensive indirect tax levy on goods as well as service at the उन्होंने कहा कि हमारा जो जीएसटी है वो सबसे बड़ा रिफॉर्म, सबसे बड़ा चेंज करा गया था हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में। और इसलिए चेंज करा गया था कि हमारा जो नेशनल ग्रोथ है, हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ है ऑफ द नेशन, वो हमारा आगे जाए, बढ़े। इस वजह से हमें जीएसटी लाना पड़ा। अब जीएसटी में इन्होंने बोला कि जो हमारा जीएसटी है वो कौन से कंप्रेहेंसिव है, ठीक है, और दूसरा ये किस बेसिस पे लगता है, किस लेवल पे लगता है। तो हमारा इट इज अ कंप्रेसिव, इट इज अ कंप्रेसिव। अब ये क्या हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड जीएसटी है। हमारा जब भी जीएसटी लगता है, जब भी जीएसटी लगता है तब जब सप्लाई हो जाती है, जब सप्लाई हो जाती है तब जाके जीएसटी लगता है। So it is a comprehensive destination based indirect that tax levy on goods as well as the service at। अब हमारा जो जीएसटी लगता है वो नेशनल बेसिस लगता है, नेशनल लेवल पे लगता है, नेशनल लेवल पे लगता है। तो ये नेशनल लेवल पे लगता है, तो इस वजह से ये डेस्टिनेशन बेस है और ये नेशनल लेवल पे लगता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा। इसका मतलब जीएसटी जो है वो कंप्रिहेंसिव डेस्टिनेशन बेस इनडायरेक्ट टैक्स है, लेवी ऑन गुड्स एज वेल सर्विस एट द नेशनल लेवल, एट द नेशनल लेवल। सो आई होप आपको क्लियर हो गया हमारा होगा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारा जो जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस होता है और हमेशा नेशनल लेवल पे हमारा जो जीएसटी है वो लगता है, ठीक है। नाउ अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इंडिया हैज अडॉप्टेड डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी वेयर tax is charged concurrently by the central and the state. Therefore, for interstate sales, the GST as per the CGST is charged equally. अब इन्होंने कहा है कि हमारा जो जीएसटी है, हमारी जो जीएसटी है वो डुअल मॉडल जीएसटी है। इसका मतलब सेंट्रल तो टैक्स लगेगा, उसके साथ स्टेट भी टैक्स लगा सकता है। इन्होंने कहा कि फिर इसलिए फॉर ऑन इंटरस्टेट सेल। अब इंटरस्टेट सेल जैसे मैंने बता चुका हूं कि इंट्रास्टेट सेल जो होता है वो विद इन स्टेट होता है। विद इन स्टेट कोई भी सेल्स होता है, कोई भी सप्लाई होती है, उसे हम इंट्रास्टेट कहते हैं। सो अगर इंट्रास्टेट सप्लाई होता है तो चार्ज इक्वली। अब जो इंटरस्टेट जब भी लगता है तो उस पर जीएसटी कलेक्ट करी जाती है और जीएसटी कलेक्ट करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच बांट दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच बांट दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि अगर चार्ज इक्वली तो कौन सा ये आंसर होगा हमारा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। इसका मतलब अगर टैक्स लग रहा है 2% टैक्स लग रहा है तो 1% एसजीएसटी लगाएगा और 1% एसजीएसटी और सीजीएसटी लगाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि आईजीएसटी तब लगती है जब इंटरस्टेट होता है, एसजीएसटी ऐसा कुछ है ही नहीं, और बोथ इन दोनों में से नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा बी। और इंटरस्टेट कौन से सेक्शन में डिफाइन करा गया ये भी बता दे रहा हूं, सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में डिफाइन करा गया है हमारा इंटरस्टेट, ठीक है। नाउ चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। A supply made by a taxable person to a recipient consisting of two or more taxable supply of good or service or both or any combination thereof which are naturally bundled, ध्यान देंगे लाइन पे, naturally bundled and supply in conjunction with each other in the ordinary course of business, out of which one is principal supply has been defined under section GST to mean। अब इन्होंने क्या दे रखी है, एक डेफिनेशन दे रखी है। आपने पढ़ा होगा कंपोजिशन, कंपोजिट सप्लाई
और मिक्स सप्लाई। जो हमारा कंपोजिट सप्लाई है वो सेक्शन 213 में डिफाइन करा गया और हमारा जो मिक्स सप्लाई है 274 में डिफाइन करा गया। अब इन्होंने बोला है कि ये कौन सी सप्लाई है, जो ये सप्लाई पूरी हो रही है कौन सी सप्लाई है। सो ये सप्लाई जो है हमारी, ये है कंपोजिट सप्लाई। कैसे? हरदम कंपोजिट, अगर कंपोजिट सप्लाई की बात करें तो इसमें एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि कंपोजिट सप्लाई की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो होता है कि हमारा कंपोजिट सप्लाई जो होता है वो नेचुरली बंडल होता है। इसका मतलब वो 1 2 3 4 अलग अलग चीजों का मिक्सर नहीं होता, वो नेचुरली बंडल होता है। एग्जाम्पल जैसे मैं दे रहा हूँ आपको, अगर हम टीवी परचेस करने जाते हैं तो हमें रिमोट भी मिलता है, ठीक है, हमें उसकी वायर भी मिलेंगे, उसकी केबल भी मिलेंगे। तो ये क्या नेचुरली बंडल, ये अलग उसका नहीं आता क्योंकि इसके बिना इसका कोई काम नहीं है। तो ये नेचुरली बंडल है। दूसरा, ये कंजक्शन है, इन सबसे रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना इसका कोई काम नहीं है, तो इसलिए ये कंजक्शन है। और तीसरा जो है प्रिंसिपल सप्लाई। हम जब भी टैक्स लगाते हैं तो ये नहीं कि रिमोट पे अलग लगा, वायर पे अलग लगा, केबल पे अलग लगा, डीटीएच पे अलग है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो अगर लगता है, अगर जीएसटी लगता है तो ओवरऑल टीवी पे लगेगा, ना कि इन पे। तो ये प्रिंसिपल सप्लाई पे हरदम जीएसटी लगता है। तो ये क्या सारी चीजें, ये कंपोजिशन सप्लाई के कैरेक्टरिस्टिक है। तो हमारा जो ये है थर्ड क्वेश्चन, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है? कंपोजिट सप्लाई। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई की बात करी जा रही है। नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोका एंटरप्राइज अपॉइंट अ Babulal to procure certain good for them. Babulal identify various supplier who can provide such good and ask the Chidna Enterprise to send the goods and issue the invoice directly to Ashoka Enterprise. Examine and state the context of the act. बाबूलाल इन केस ऑफ ट्रेड एज। अब हम जब बुक पढ़ रहे होंगे, हमने बुक पढ़ा है, एक 3 एग्जाम्पल उसमें दिए हुए, 3 एग्जाम्पल दिए, उसी से ये भी एग्जाम्पल रिलेटेड है। मैं ऑक्शनर का बता रहा हूँ, ठीक है, ऑक्शनर का बता रहा हूँ मैं एक एग्जाम्पल। ए है, बी है, ए है, बी है। ए क्या है? एक कंपनी है। बी क्या है? हमारे ऑक्शनर है। ए के पास कंपनी ना लेके ये ए क्या है? एक पर्सन है, पर्सन मान लेते हैं। ए के पास क्या है? एक पेंटिंग है, ठीक है। तो ए क्या कह रहे हैं बी से कि आप ये पेंटिंग ऑक्शन करिए, ऑक्शन करने के बाद इसे सेल कर दीजिए जिन ऑक्शनर को, जो इसने ऑक्शन करी होगी, इसकी सबसे ज्यादा हाई बिडिंग करी होगी, उसे सेल कर दिए। बी ने क्या करा? बी ने इस पेंटिंग को सी को सेल कर दिया। अब बी ने बोला सी को कि आप क्या करिए, जो आप पेमेंट करना है वो ए को करिए क्योंकि मैं उनके बिहाफ पे कर रहा हूं, और ए ही अपने नाम पे इनवॉइस भी इश्यू करेंगे। तो यहाँ बी का कोई काम हुआ तो वो केवल क्या हुआ? एक गुड्स लाने का या फिर गुड्स बेचने का काम हुआ। गुड्स लाने का, गुड्स बेचने का काम हो गया ऑन द बिहाफ ऑफ ए। बस इतना सा काम है। एक तरफ से बोला तो एक कस्टमर लाने का काम कर रहा है ए ने, सॉरी बी ने, और कुछ नहीं करा है। अब जब ऐसा कोई काम करता है कि अपने बिहाफ से ना सेल करके, ना ही कोई कंट्रीब्यूट पैसा कलेक्ट कर रहा है, ना ही अपने नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है, तो इन सबको हम क्या कहते हैं? इन सबको हम प्रोक्यूरमेंट एजेंट कहते हैं, क्योंकि ये केवल गुड्स ला के दे रहे हैं, गुड्स ला के दे रहे हैं या फिर कस्टमर ला के दे रहे हैं। ये ना उन अपने बिहाफ पे इनवॉइस इशू कर रहे हैं, ना ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अमाउंट, ना ही अमाउंट ले रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, या सब कुछ नहीं कर रहे। ये केवल क्या कर रहे हैं? एक कस्टमर ला के दे रहे हैं या फिर गुड्स ला के दे रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ए या किसी पर्सन, अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे। अब ये क्या हो गया? प्रोक्यूरमेंट एजेंट। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी? इसे डिलीट करते हैं। दूसरी कंडीशन लेते हैं, ए है। अब ए क्या है? वही, ठीक है, पर्सन। हमारे ये क्या है? एजेंट, ठीक है। अब ए फिर बोल रहे हैं बी को कि आप क्या करिए, पेंटिंग लीजिए और मेरी पेंटिंग बेच दीजिए, ऑक्शन करिए, पेंटिंग बेच दीजिए। बी ने क्या करा? सी को बेच दी पेंटिंग, सी को पेंटिंग बेच दी। अब सी को पेंटिंग बेची इन्होंने, बेचने के बाद इन्होंने क्या करा? अपने नाम पे ही
अपने नाम पे इनवॉइस इशू करा सी को अपने बिहाफ पे, और पैसे भी सी से कलेक्ट करा अपने बिहाफ पे, और इन्होंने सब होने के बाद ए को अमाउंट दे दी, जितनी पेंडिंग की अमाउंट थी दे दी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, एज अ प्योर एजेंट की तरह काम करा, एज अ प्योर एजेंट। दोनों में फर्क बता दे रहा हूँ। अगर इनवॉइस अपने बिहाफ पे इनवॉइस इशू नहीं कर रहे, अमाउंट खुद कलेक्ट ना करके भी अपने प्रिंसिपल को दे रहे हैं, बी के प्रिंसिपल के बिहाफ पे इनवॉइस इशू हो रहा है, तो वो एक प्रोक्यूरमेंट एजेंट कहलाएगा। जब खुद अपने ऊपर सारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, वो प्योर एजेंट कहलाता है। अब हम एग्जांपल समझ गए। अब हम क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। अशोका एंटरप्राइज, ये मान लेते ए है, ठीक है। अपॉइंट अ बबुल, बी है, तो प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फॉर देम, इनके लिए गुड्स लेके आना है। बबुल आइडेंटिफाई वेरियस सप्लायर हु कैन प्रोवाइड सच गुड एंड आस्क चेतना एंटरप्राइज, अब चेतना ये सी हो गए, to send the good and issue the invoice directly to Ashoka Enterprise. Examine the state context of the CBIC Circular 5731/2018 and provision GST. The Act. The Babu Lal in case of treated as a, अब ये क्या है, ये अपने भी यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, तो ये क्या है, एक प्रोक्योरमेंट एजेंट है। अगर यही अपने भी यहाँ पे सारा करते कि इनवॉइस भी अपने गुड्स पैसे भी यही देते, तो ये क्या हो जाते, प्योर एजेंट हो जाते। तो हमारा 4 का क्या होगा, 4 का जो आंसर होगा वो होगा बी। नाउ चलते हैं नेक्स्ट। Various tax lived under different act, whereas submit under GST and objective of one nation one tax. However, certain items still continue to tax both under the central excise law and GST law. Even after implementation of GST, find such item of following. अब जब हमारी जीएसटी लाया गया तो जीएसटी का फायदा बोला गया था कि वन नेशन वन टैक्स। इसका मतलब आपको और कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले वेट होता था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होता था, ऑक्ट्राई होता था, बहुत सारे टैक्स हो जाते थे, एंटरटेनमेंट टैक्स सब अलग अलग हो जाते थे। तो वो सारे हटा के एक टैक्स ला गया, जिसे हमने बोला गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स बोला गया। अब मगर कुछ अभी भी ऐसी चीजें हैं जिन पे आपका सेंट्रल एक्साइज लगता है, स्टेट एक्साइज लगता है, वेट लगता है, ठीक है। ऐसी चीजें लगती हैं अभी भी, उन पे जीएसटी नहीं लगती। मगर कौन सी ऐसी चीजें, इस क्वेश्चन में क्या पूछा, कौन सी ऐसी चीजें जिसपे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तो लगती है आपकी, ऊपर से जीएसटी भी लगता है। मोटर स्पीड नेचुरल गैस, इस पे जीएसटी नहीं लगता, आप लेके चलेंगे, ठीक है, इस पे जीएसटी नहीं लगता। अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इस पे भी आपका जीएसटी नहीं लगता। टैबेको एंड टैबेको प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, साथ ही साथ आपका जीएसटी भी लगता है, आपका जीएसटी भी लगता है। तो याद करके चलेंगे कि एक टैबेको एंड टैबेको प्रोडक्ट ही ऐसा है जिसपे जीएसटी लगता ही लगता है, उसके साथ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। सो क्लियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकते थे, क्योंकि यहाँ पर ये भी हो जाता है, ये अगर क्वेश्चन दोबारा देखेंगे, अगर क्वेश्चन ये हम ध्यान से नहीं पढ़ते, यहीं पर होता कि certain items shall continue tax both under central excise duty GST law even implementation of GST, find the central excise। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ वन टैक्सन, मतलब ऐसा सोच के पढ़ते अगर हम आंसर देखते तो हमें ये ऐसा लगता है कि हाँ कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे जीएसटी नहीं लगता, जिसपे जीएसटी नहीं लगता। सिंपल बात है, मोटर स्पिरिट हो गया, नेचुरल गैस हो गई, या फिर आपकी डीजल हो गई, इन सब पे नहीं लगता अल्कोहलिक लिक्वर, तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव हो सकता था। मगर इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो इन्होंने बोला गया है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी दोनों उस पे लगता है, तो इसलिए हमारा टैबेको प्रोडक्ट होगा जिसपे दोनों टैक्स लगता है। कवर ना, चलते आगे। Under the model of GST adopted by India, tax paid on the inward supply made by a registered person is available as input tax credit, which can be utilized for making payment as per the 49 of the CGST. ITC of GST can be utilized. अब इन्होंने कहा कि हमारा जो जीएसटी है, अब अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम कोई इनपुट गुड्स परचेस कर रहे हैं, इनपुट गुड्स परचेस करने के बाद तो जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, हमारे वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाता है, तो अगर हमने इनपुट गुड्स करते टाइम सीजीएसटी पे करा होगा तो हमारे इनपुट क्रेडिट लेजर में सीजीएसटी के कॉलम में आ जाएगा। अब हमारा इनपुट टैक्स
क्रेडिट जो है हमारा, ठीक है, वो हमारे सीजीएसटी अकाउंट में पड़ा है। अब हमने क्या करा, गुड्स खरीदा, अगर हमने गुड्स, अब हमने क्या, आउटपुट टैक्स देना है, आउटपुट टैक्स देना है। तो हमारे पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है सीजीएसटी अकाउंट में, सबसे पहले हम किसके लिए यूज करेंगे, तो ये हमने पढ़ा है 49 सेक्शन में, और उससे रूल भी है, उनमें हमने पढ़ा है कि जो जीएसटी का होगा, सबसे पहले सीजीएसटी का अगर इनपुट टैक्स करें तो सबसे पहले सीजीएसटी के लिए यूज होगा, सीजीएसटी के लिए यूज होगा। उसके बाद आपका आईजीएसटी के लिए यूज होगा, अगर कुछ बचता है तो उसके बाद आईजीएसटी के लिए यूज होगा। अब एक और चीज, कभी भी सीजीएसटी का अमाउंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, कभी भी एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के लिए यूज नहीं होगा। वैसे ही अगर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो कभी भी सीजीएसटी के लिए यूज नहीं हो सकता। ये अपने रूल हम दिमाग में लेकर चलेंगे, सिंपल। नाउ चलते हैं आगे। As per the provision of section CGST Act, supply compromising of two or more individual supply of good or service deliberated bundle by taxable person for single price that attract the highest rate of tax any of supply within the package is called। मैंने ऊपर पढ़े थे, तो हमने क्या पढ़ा था, जब थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहे थे आपने पढ़ा, थर्ड क्वेश्चन में जैसे जैसे मैंने बताया कैरेक्टरिस्टिक दिए होते हैं। अब उसी का सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, मगर यहाँ पर जो है नेचुरली बंडल की जगह डेलिब्रेटेड बंडल, इनमें अलग टैक्स नहीं लग रहा, सिंगल प्राइस लग रही है, कोई भी लग रहा है, और हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लेके चलेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी प्रिंसिपल प्रोडक्ट नहीं है। तो ये जो भी है, ये जितने भी हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, ये सारा का सारा मिक्स सप्लाई का होता है। किसमें, इसमें, क्योंकि टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ये एक कॉम्प्रोमाइज कर दे रहे, एक क्या कर रहे हैं, मिक्स कर दे रहे हैं, उसका फिर पैकेज बनाया। जैसे अगर हम किसी स्वीट्स की शॉप में जाते हैं तो हमें बिस्किट भी दे दी जाती है, ठीक है, चॉकलेट भी दे दी जाती है, स्वीट्स भी दे दी जाती है, ठीक है, जूस भी दे दिया जाता है। तो ये सारे की क्या, एक मिक्स करके एक बंडल बना देते। तो ये क्या है, एक मिक्स सप्लाई है। अब इसमें टैक्स कैसे लगेगा, इन सब में सबसे हाईएस्ट जो होगा, जिनका सबसे हाईएस्ट टैक्स रेट होगा, उसका मान लिया जाएगा कि इसका, ये पूरी टोकरी का या फिर एक बकेट का आपका सबसे हाईएस्ट रेट टैक्स माना जाएगा। सिंपल। तो ये क्या होती है, एक मिक्स सप्लाई होता है, जो सेक्शन 274 में डिफाइन करा गया। नाउ आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। A registered person can opt under the composition levy only in respect of one out of his two or more business vertical having the same permanent account number as per the provision of Act 2017। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये हम देखते हैं। एक रजिस्टर्ड पर्सन है, इन्होंने कहा एक रजिस्टर्ड पर्सन है, क्या वो कंपोजिशन लेवी में इन रिस्पेक्ट ऑफ वन आउट of is two or more business vertical having same permanent account number as provision। इन्होंने कहा कि इनके पास 1 2 3 4 बिजनेस है, एक या दो से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा इनके पास बिजनेस है। वो क्या ऐसा कर सकते हैं कि इनमें से, ये जो अपने बिजनेस है, इनमें से एक को चुन ले वो, और एक को चुन के वो कंपोजिशन लेवी में उसका पेमेंट करे, क्योंकि बकायदा इनके सबके सेम परमानेंट अकाउंट नंबर है। तो ऐसा नहीं हो सकता, साफ साफ लिखा हुआ है। अब जब कंपोजिशन लेवी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 10 में कि जब भी आप के पास एक से ज्यादा बिजनेस है, उन सबका सेम परमानेंट अकाउंट नंबर है, पैन नंबर है, तो उनमें से एक बिजनेस को चुन के आप कंपोजिशन लेवी नहीं ले सकते। तो इसका जो आंसर होगा ये न होगा, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। सिंपल। अब आगे चलते हैं। 9 शेड्यूल सेकंड किसकी बात करता है, यही बताओ। शेड्यूल सेकंड जो बात करता है, वो बात करता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करता है। CGST Act list various activity and transaction which are created at the supply of good or supply of service। Find and state which of the following activity is a supply of service। अब इन्होंने कहा कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है वो आपकी सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाती है, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल सेकंड ऑफ CGST Act। ट्रांसफर राइट इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर गुड विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल,
title of transfer or title of good, transfer or title in good under agreement where the property in good passed at a future date on the payment of full consideration, permanent transfer disposal of good forming part of business assessed by under the direction of person carrying business whether not for consideration. अब इन्होंने इसमें से सब भी है, ये देखिए, अगर कोई भी गुड्स का टाइटल आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। आप क्या कर रहे हैं, अभी आप एग्रीमेंट बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अब मैं आपको क्या करूंगा, फ्यूचर डेट में आपको जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर कर दूंगा। आप धीरे धीरे क्या करिए, आप मुझे इंस्टॉलमेंट देते रहिए, जैसे आपकी इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएगी मैं क्या करूंगा, आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा। तो ये भी जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की बात आ जा रही है तो ये भी क्या है, एक सप्लाई ऑफ गुड्स है। तीसरी चीज, परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर डिस्पोजल ऑफ गुड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस असेट्स बाय और अंडर डायरेक्शन ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन। अगर हम क्या होता है इसमें देखा गया, हमने पढ़ा है कि अगर बिजनेस जो चला रहा है, बिजनेस चलाते टाइम वो अपने जो गुड्स हैं वो किसी को ट्रांसफर कर दे रहा है, क्यों ना उसका कंसिडरेशन पे हो या ना हो, तब भी वो क्या कहलाता है, सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाता है। तो ये जब सप्लाई ऑफ गुड्स है तो इनमें सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है, ये ए। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने क्या करा, कार आपने कार किसी पर्सन को दी, आपने कहा कि ये लीजिए एक दिन के लिए आप मेरी कार रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, मगर एक दिन का आपको 1000 रुपीज देना पड़ेगा। तो इन्होंने कार अपना गुड्स पूरी तरह दी नहीं है, उस कार को यूज करने की उन्हें अनुमति दी गई है, राइट दी गई है। तो जब ये क्या है, एक तरफ की सर्विस है, तो यही कहा गया ट्रांसफर राइट इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। कार की टाइटल इन्होंने हमेशा के लिए कार दी नहीं है, केवल यूज करने के लिए दी है, तो इसलिए टाइटल भी ट्रांसफर नहीं करेगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस कहते हैं। तो हमारा जो 9 का आंसर होगा वो क्या होगा, ए। सिंपल। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा अच्छे तरीके से। चलते हैं आगे। सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट कंटेन द प्रोविजन रिगार्डिंग द कंपोजिशन लेवी। Section 10(2)(a) has enhanced the scope of composition levy primarily for small service provider. Find from the following who cannot opt for composition levy despite enhancement of its scope. अब इन्होंने कहा कि आप बताइए कि कंपोजिशन लेवी जो है वो कुछ लोगों पे ही एप्लीकेबल होती है, ये सबको पता है, जैसे रेस्टोरेंट सर्विस हो गया या नोटिफाइड गुड हो गई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और ट्रेडर, कुछ लोगों पे ही एप्लीकेबल होता है। मगर अकॉर्डिंग टू नया अमेंडमेंट आया, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 है कि अभी भी जो आपका कंपोजिशन ऑफ लेवी कुछ स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर पे लगता है, तो अब इन्होंने कहा कि कौन से ऐसे लोग हैं, ये इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जिन पे कंपोजिशन लेवी नहीं लगता। सप्लायर ऑफ सर्विस एज सैलून स्टाइल, सप्लायर ऑफ गुड्स विच आर नॉट लायबल टू टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सो आपका जो आंसर इसका होगा वो होगा सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट टैक्सेबल, ये कंपोजिशन लेवी ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर, ये भी आपके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर ये आपके ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम, ये आपका क्या है, ये आपका जो है ये आप इस पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। कहा गया है कि नोटिफाइड गुड, वो आइसक्रीम भी आता है, आपका पान मसाला भी आता है, एरेटेड वाटर आता है, जिस पे आप कंपोजिशन लेवी ऑब्टेन नहीं कर सकते। और पांचवा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये लोग क्या है, ये लोग आपका कंपोजिशन लेवी ऑब्टेन नहीं कर सकते, अब सप्लायर ऑफ सर्विस, ये क्या है, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर है, सैलून स्टाइल है, फिर से मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर और आपके टेलर हो गए, ये सारे क्या है, ये आपके स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर हैं जो सेक्शन 10(2)(a) में इंक्लूड करे जाते हैं। सिंपल। अब और कोई भी है जो ऑब्टेन नहीं कर सकता कंपोजिशन लेवी, वो भी बता दे रहा हूं मैं आपको। कोई भी सप्लायर जो आपका इंटर स्टेट
इसका मतलब दो शहरों के बीच अगर जो सप्लाई करता हो वो भी ऑब्टेन नहीं कर सकता, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्शियल है, ऑनलाइन डाटा इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर है, ये भी आपके ऑब्टेन नहीं कर सकते कंपोजिशन, ये भी अंडर सेक्शन 10। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। दोनों चीज बता दी, सर्विस, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर, सैलून हो गए, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर हो गया, टेलर हो गए, स्मॉल सर्विस में आते। और कौन नहीं आता? जो टैक्स पे नहीं करता, आइसक्रीम हो गया, एरेटेड वाटर हो गया, पान मसाला हो गया, ठीक है, अल्कोहलिक बनाने वाला हो गया, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गया, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो गया, इंटरेस्टेड हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, वो ऑब्टेन नहीं कर सकते कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10। नाउ नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Import of service under the provision of GST is treated as and would be subject to tax which is charged under। अब इन्होंने कहा कि जो भी इंपोर्ट होता है वो क्या माना जाता है, इंटरेस्टेड माना जाता है या इंटरेस्टेड माना जाता है। अब कौन सी, अगर इंटरेस्टेड मांगा जाता है तो जीएसटी लगता है, जीएसटी लगता है, ये आपको बताना है। अब चलते हैं, जो भी इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये सारे हमारे क्या माने जाते हैं, इंटर स्टेट माने जाते हैं। इसका मतलब दो शहरों के बीच माना जाता है, और इन सब पे आईजीएसटी लगता है। ठीक है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस अंडर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी ट्रीटेड एज अ इंटर स्टेट एंड वुड बी सब्जेक्ट टू टैक्स विच टू बी चार्ज अंडर। अब जब भी इंपोर्ट होता है, जब भी इंपोर्ट होता है, तो ये भी याद रखेंगे, जब भी इंपोर्ट होता है तो इंपोर्ट के टाइम जो हमारा होता है वो रिवर्स चार्ज कहलाता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहलाता है। इसका मतलब आपका जो रिसिपेंट होता है वो टैक्स भरेगा, ना कि आपका सप्लायर भरेगा। तो इंपोर्ट के टाइम में आपका इंटरेस्टेड सप्लाई है मानता हूं, मगर आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा ये भी मानता हूं, मगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के द्वारा होगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि इंटरेस्टेड सप्लाई है, आईजीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है, मगर रिवर्स चार्ज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट की बात हो रही है, अगर यहीं पे एक्सपोर्ट की बात होती तो साफ मान लिया जाता इंटरेस्टेड सप्लाई हो और आईजीएसटी एप्लीकेबल हो। मगर इंपोर्ट के टाइम पे क्या होता है, रिसिपेंट पे करता है, तो इस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट 13 क्वेश्चन पे। 13, JCC Professional Service is a firm constituted by the company secretary having office at Jaipur, has been engaged by TQR International Limited Mumbai for providing training to its employee working in Nagpur office. The place of supply in case shall be and the tax would be charged by the JCC Professional Service under। अब इन्होंने कहा कि अज्यूम करना है कि जो हमारे क्लाइंट हैं, इसका मतलब जो हमारे रिसिपेंट हैं वो हमारे क्या है, रजिस्टर अनरजिस्टर्ड है। तो अगर मैंने बताया होगा कि अगर सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में अगर रिसिपेंट हमारा रजिस्टर है तो वही हमारा प्लेस ऑफ सर्विस होता है। अगर अगर हमारा रिसिपेंट रजिस्टर नहीं है तो जहां पे एक्चुअल चीज हो रही है, इसका मतलब जहां पे ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो ये हमारा क्या है, जेसीसी फर्म कंसल्टेंसी हैविंग ऑफिस एट जयपुर हैज बीन एंगेज पीक्यूआर एडमिन्स फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। पीक्यूआर इंटरनेशनल लिमिटेड क्या हमारी रिसिपेंट है और ये रजिस्टर नहीं है, ये रजिस्टर नहीं है, तो इसलिए इनका प्लेस ऑफ सर्विस क्या होगा, नागपुर। अब जेसीबी ये जयपुर में नागपुर में है, तो दोनों के दोनों अलग स्टेट है, इसलिए आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी। ना आगे चलते हैं, ज्यादा आगे हो गया। नाउ 14, सप्लाई मेड अंडर सीजीएसटी टू एसईजेड, इसका मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन बी ट्रीटेड एज and the supply which are taxable but do not attract GST and for which ITC cannot be be treated as। अब दो चीज बताता हूं मैं इसमें, वो आपका पहले बता दे रहा हूं, इसका आंसर क्या होगा फिर समझाते हैं। आंसर इसका होगा ए।
क्यों? जब भी हम कोई भी एक्सपोर्ट करते हैं, कोई भी एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? एस या फिर सीजी एस जी एस ई जेड से या फिर लेते हैं या फिर उन्हें देते हैं, तो वो हमारा जीरो रेटेड होता है, जीरो रेटेड होता है, जीरो रेटेड होता है। अब इन्होंने कहा कि कौन सी ऐसी चीजें जिसमें अट्रैक्ट जीएसटी नहीं होता, आरटीसी भी क्लेम नहीं करी जाती, वो हमारा क्या होता है? एग्जाम्प्ट प्रोडक्ट होता है। और जीरो रेटेड हमारा एसजीएसटी से अगर कोई भी एसईजेड को कभी भी कोई करी जाती है या फिर एक्सपोर्ट करी जाती है, वो भी जीरो रेटेड कहलाती है। अब जीरो रेटेड एग्जाम्प्ट में दोनों में फर्क क्या है, ये भी बता दे रहा हूं मैं आपको। जीरो रेटेड अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं तो इस पे हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, मगर एग्जाम गुड पे अगर हम कोई भी गुड सप्लाई कर रहे हैं तो हम उस पे आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो वही बोला गया विच आईटीसी कैन नॉट बी क्लेम, वो हमारा क्या होता है? एग्जाम्प्ट होता है। और जब ये एसईजेड को कोई भी सप्लाई करी जाती है तो उस पर जीरो रेट सप्लाई लगता है, जीरो रेट सप्लाई माना जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नॉन जीएसटी अब कौन से होते हैं? नॉन जीएसटी वो होते हैं जैसे आपका नॉन जीएसटी से बाहर आते हैं जितने भी आपके टैबाको हो गया, सॉरी टैबाको नहीं होगा आपका, आपका पेट्रोल हो गया, ठीक है, डीजल हो गया, मोटर स्पिरिट हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये क्या है? नॉन जीएसटी, इन पे जीएसटी लगता ही नहीं है। नील रेटेड जिन पे लगता तो है मगर जीरो बटे लगता है, नील रेटेड लगता है। अब नील रेटेड जैसे आपका जैगरी हो गया, सोल्ट हो गया, ठीक है, सोल्ट हो गया, ये क्या आपके नील रेटेड है, नील रेटेड है। तो ये हमारा आंसर जो होगा 14 का वो होगा, ये होगा ए। आगे चलते हैं। 15 मधुसूदन ऑफ कोटा अनरजिस्टर्ड पर्सन। और कभी भी हम ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो पर्सन है, जो रिसिपेंट है, जो हमारा क्लाइंट है मान लिया जाए, वो रजिस्टर है, अनरजिस्टर्ड नहीं है। तो यहाँ पे मधुसूदन क्या है? कोटा अनरजिस्टर्ड पर्सन एंगेज वेडिंग ऑफ इवेंट कंपनी रजिस्टर्ड एट दिल्ली फॉर डेस्टिनेशन मैरिज ऑफ हर डॉटर राधिका टू सोलेमिनेज इन नवंबर at a royal place of Jamnagar, Gujarat में। State and find out of the provision place of service as per the provision of GST 2000 now। तो अब ये क्या है? मधुसूदन क्या है? हमारे पहले अनरजिस्टर्ड है, क्या है? अनरजिस्टर्ड है। अब अनरजिस्टर्ड नहीं है तो क्या माना जाएगा? जहां पे वो एक्चुअल इवेंट हो रहा है, एक्चुअल इवेंट हो रहा है, तो एक्चुअल इवेंट कहाँ हो रहा है? गुजरात में। तो हमारा ये क्या मान लिया जाएगा? क्या मान लिया जाएगा? ये मान लिया जाएगा कि हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सर्विस जो होगा, सप्लाई होगा, वो हमारा गुजरात होगा। अगर यही रजिस्टर होते तो हमारा क्या होता? कोटा होता। सिंपल। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। 16 अशोक सप्लाई गुड टू भानु who further supply such good to Chetan on behalf of Ashok. The consideration for such supply was guaranteed by the Bhanu if not paid by Chetan. State the relationship as the provision of CGST between Ashok and Bhanu. अब हमने एजेंट के बारे में तो पढ़ा होगा, प्रिंसिपल एजेंट के बारे में पढ़ा होगा, मगर इसमें एक और नया कॉन्सेप्ट लाया गया है, डेल क्रेडिट एजेंट। डेल क्रेडिट एजेंट। अब ये डेल क्रेडिट एजेंट करते क्या? इनकी डेफिनेशन क्या है? डेल क्रेडिट एजेंट वो होते हैं जो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे सेल करते ही करते हैं, कंसिडरेशन भी लाते रहते हैं, पूरा एक अच्छे से काम करते हैं। मगर एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा जुड़ जाती है डेल क्रेडिट एजेंट में, क्या? कि वो गारंटी लेते हैं। गारंटी क्या लेते हैं? कि अगर जिससे मैं आपका रिलेशन बना रहा हूं, अगर जिससे मैं आपका रिलेशन बना रहा हूं, अगर वो आगे चल के पैसे पे नहीं करता है, रुपीज पे नहीं करता है, तो उसके बिहाफ पे मैं आपको पैसे पे करूंगा। जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे बताया गया, क्वेश्चन देखेंगे फिर से। अशोक है, ठीक है, ये क्या कर रहे? गुड सप्लाई करते हैं किसको? भानु को। अब भानु क्या करता है? चेतन को सप्लाई कर देता है गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ अशोक, ऑन बिहाफ ऑफ अशोक। अब भानु क्या बोलते हैं? भानु कहते हैं कि अगर चेतन पैसे पे नहीं करता है, आपके जो अमाउंट है, कंसिडरेशन है, पे नहीं करता है, तो मैं पे करूंगा, मैं पे करूंगा। तो यहाँ पे इन्होंने एक एजेंट की तरह नहीं, डेल क्रेडिट एजेंट की तरह लिया, क्योंकि ये गारंटी ले रहे हैं कि अगर चेतन पे नहीं कर रहा है तो मैं पे करूंगा। तो ये जो रिलेशन है अशोक और भानु के बीच, ये कौन सा रिलेशन कहलाएगा? प्रिंसिपल एंड डेल क्रेडिट एजेंट। अब अगर यही होता कि वो गारंटी नहीं ले रहे हैं, गारंटी नहीं ले रहे,
तो ये केवल एक प्रिंसिपल एजेंट का होता, मगर वो गारंटी ले रहे हैं तो ये प्रिंसिपल एजेंट का ना होके प्रिंसिपल डायरेक्ट क्रेडिट एजेंट का होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 good and service are both together are often supply in combination, and that's when it may not be simple enough to distinguish supply and identify separately, as each of them may attract a different rate of tax but is being sold as a one package. In this context, examine the following statement and identify which are not correct example of supply as defined section 230. Section 230 किसकी बात करता है? कंपोजिट सप्लाई की। और सेक्शन 274 किसकी बात करता है? मिक्स सप्लाई की। अब इन्होंने बोला कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल करेक्ट नहीं है ऑन द बिहाफ ऑफ कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। ठीक है, तो पढ़ते हैं। अटल buy a car and also purchase warranty and maintenance package for car, buying a nominal amount buying a nominal amount car and package warranty and maintenance are supplied as per the section 274. दूसरा, Atal buy a car and purchase a package for warranty and maintenance of car, paying a nominal amount car and package of warranty and maintenance are supplied as per section 230. Rajni buy a microwave oven and some utensil for use in microwave oven. Both microwave oven and utensils are sold at a single price. Microwave oven and utensil are supplied as per the section 274. Then Rajini buy chocolate, supply and juice from a shop. All of item have been different price. Chocolate, juice, butter are supplied as per section 274. अब इन्होंने कहा कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। सो फिर से पढ़ते हैं। अटल बाय ये क्या है? अटल बाय अ कार and also purchase warranty and maintenance package for car, buying a nominal amount. Car and package warranty and maintenance are supplied as per section 274. सेक्शन 274 किसकी बात करता है? मिक्स सप्लाई की बात करता है। यही बताऊंगा मिक्स सप्लाई की। अटल बाय अ कार एंड परचेस अ पैकेज फॉर वारंटी एंड मेंटेनेंस फॉर कार बाय नॉमिनल अमाउंट। कार एंड पैकेज वारंटी एंड मेंटेनेंस आर सप्लाई एज अ सेक्शन 2 किसकी बात करता है? कंपोजिट सप्लाई की। कंपोजिट सप्लाई की बात करता है। तो कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है ये भी आपको पता है। कंपोजिट सप्लाई में ये होता है कि हमारी एक चीज प्रिंसिपल होती है और उससे रिलेटेड सारे गुड्स होते हैं, उससे रिलेटेड गुड्स होते हैं। जैसे इसमें क्या है? कार हमारी क्या है? एक प्रिंसिपल सप्लाई है, इससे रिलेटेड वारंटी हो गया, मेंटेनेंस क्या हो गया, ये एंसिलरी सर्विस हो गई, इससे एंसिलरी जो रिलेटेड होते हैं कार से। सो कभी भी ये हमारी क्या होगी? ये हमारी होगी कंपोजिट सप्लाई, ना कि मिक्स सप्लाई। तो सबसे पहले गलत जो हमारा हो गया ये हो गया पहला। दूसरी चीज, रजनी बाय अ माइक्रोवेव ओवन एंड सम अनटेंशन फॉर यूज इन माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव भी खरीदा है, उसके साथ साथ अनटेंसिल्स चीज भी खरीदा जिससे हम माइक्रोवेव अच्छे से यूज कर सके। तो ये क्या है? ये दोनों चीज जो है ये अलग अलग है, ये अलग अलग है। तो ये क्या है? मिक्स सप्लाई है। ये क्या है? मिक्स सप्लाई है। लास्ट, Rajini buy chocolate, juice and butter from a shop. All item have different price. Chocolate, juice and butter are supplied as per section 274. Chocolate, juice and butter from a shop. ये क्या है? सारे के सारे डिफरेंट है, सेपरेट है, मगर इन्होंने क्या करा है? इन सब पे डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट इन्होंने टैक्स पे करा है। मगर हमारे जो मिक्स सप्लाई में होता है उस पे क्या होता है? हाईएस्ट। इन सब में से एक हाईएस्ट चुना जाता है, ठीक है, हाईएस्ट चुन के उसके ऊपर पूरा का पूरा टैक्स लगता है। तो ये जो है ये भी गलत है। तो पहला और चौथा जो है वो हमारा गलत है। इसका मतलब ये ए जो है वो हमारा सही आंसर होगा 17 का। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, लेंदी होंगे, जिसमें आपका बहुत टाइम निकल जाएगा, मगर मैं यही बोलूंगा कि एक बार दो बार जरूर पढ़े, गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। In case of good transport agency service, tax under GST is to paid under the forward charge basis, where
GST payable 12%, GST payable 5%, factory registered under section recipient GST, GST payable 5%, unregistered individual customer recipient of service and the known of GST. अब ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, एक आपका आप कितने क्यूरियस होते हैं जीएसटी से रिलेटेड लेके उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा चीज है कि आपको अगर आप जीएसटी पढ़े तो आपको कुछ चीजों के टैक्स रेट भी पता होने चाहिए। तो उसमें से ये भी दे रखा है कि अगर गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस है, अगर वो कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो कितना % टैक्स देगी। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा 12%। कभी भी गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर गुड ट्रांसपोर्ट करती है तो वो आपको 12% लेती है। मगर अगर वही गुड ट्रांसपोर्ट अगर कर रही है एजेंसी, अगर वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड हुआ, किससे हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया तो वो जीएसटी जो होगा वो 5% होगा, 5% होगा। अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट को छोड़ के कोई भी गुड्स ट्रांसफर कर रही है तो उस पर 12% होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होगा तो उस पर 5% लगेगा। तो 8वां भी आपका क्लियर, 18वां भी आपका क्लियर होता है। नाउ चलते हैं आगे। Find from the following which inward supply are not eligible under section 17 subsection 5 of GST Act for input tax credit in case of company who is engaged in manufacturing of paints and chemical। इन्होंने कहा कि जो कंपनी है वो क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है पेंट्स एंड केमिकल में। ये आता है हमारा ब्लॉक क्रेडिट में, ठीक है। सेक्शन 70 सबसेक्शन 5 डिफाइन करता है। तो अगर एक कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है पेंट और केमिकल, तो इनमें से कौन सा ऐसी सर्विस है, कौन सी ऐसे सप्लाई जिन पे वो एलिजिबल नहीं है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। ट्रक यूज इन सप्लाई ऑफ फिनिश गुड, जो ये पेंट बनाई गई है इन्हें फिनिश गुड में ले जाने में ट्रक यूज कर रहे हैं तो क्या उस पे ले सकती है। फूड एंड बेवरेज कंज्यूम बाय वर्कर इन फैक्ट्री, life and health insurance paid for staff as per the government policy, motor vehicle of seating capacity of 12 excluding the driver, not eligible। इसका मतलब ये सारी चीजें किसके लिए यूज हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग पेड पेंट एंड केमिकल, लाइफ इंश्योरेंस, ये भी। और इन सब पे क्या है कि इन सब पे आईटीसी लिया जा सकता है, इन पे आईटीसी लिया जा सकता है। मगर जो फूड एंड बेवरेज कंज्यूम करा जा रहा है वर्कर के द्वारा, इस पे आईटीसी नहीं लिया जाता, क्योंकि ये इस चीज को बनाने में मदद नहीं कर रही। ये अलग से सर्विस दी जा रही है अपने एम्प्लॉय को खुश रखने के लिए, अपने एम्प्लॉय को खुश रहने के लिए, क्या उनकी मदद करने के लिए करी जा रही है। तो ये पेंट केमिकल बनाने में मदद नहीं करी, जो पेंट एंड केमिकल बनाने में यूज करी जा रही है, मदद कर रही है, वो आपका उस पर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस अगर ये गवर्नमेंट पॉलिसी के द्वारा नहीं होता तो इस पे भी नहीं ले सकते, मगर अगर गवर्नमेंट पॉलिसी के द्वारा तो इस पे ऑब्टेन करी जा सकती है इनवर्ड सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑब्टेन करी जा सकती है, ठीक है। मोटर व्हीकल ऑफ सीटिंग कैपेसिटी, अगर यहाँ 13 होता है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तब भी आप उस पे एलिजिबल नहीं थे, उस पे भी आप एलिजिबल नहीं थे, ठीक है। आगे चलते हैं। आर्यन लिमिटेड हैज इट्स हेड ऑफिस at Mumbai and branch located at different place in different state across India. Head office collect the ITC on all purchase made and distribute the ITC amongst the branches CGST, SGST, UTGST, IGST. Find out type of entity which is being existed by the Aryan Limited provision of GST. अब यहाँ पे क्या करा जा रहा है कि एक पर्सन है, एक ऑफिस मान लिया जा रहा है, ये ऑफिस क्या है, हमारा हेड ऑफिस है, इसके नीचे बहुत सारे ब्रांच काम कर रहे हैं, बहुत सारे A, B, C, D काम कर रहे हैं, D काम कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है कि ये A के द्वारा यूज करा गया, B के द्वारा यूज करा गया, C के द्वारा या D के द्वारा यूज करी गई सर्विस है, ठीक है। तो अब सर्विस यूज कर रहे हैं, तो ये जो आपका मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, ये क्या कर रहा है, इनके द्वारा यूज करी गई सर्विस, इन पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहा है, और इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को ऑन द बिहाफ, जो A कितना यूज करा, B कितना यूज करा, C कितना, D कितना, उसके बिहाफ पे CGST या GST पे कर रहा है। तो ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये अगर कोई भी ऐसा काम कर रहा है उसे हम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, एज पर सेक्शन 261। अब मैं डेफिनेशन बता दे रहा हूं, लिख नहीं पाऊंगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर याद करेंगे, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मीन ऑन ऑफिस, एक ऑफिस ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड और सर्विस, और बोथ, या वो ऑफिस हो सकता है या फिर सप्लाई ऑफ गुड का हो सकता है, सप्लाई ऑफ सर्विस का हो सकता है, या फिर दोनों का हो सकता है, विच रिसीव टैक्स इनवॉइस, विच रिसीव टैक्स इनवॉइस,
जो ए बी सी डी के बिहाफ पे क्या कर रहा है, इनवॉइस रिसीव कर रहा है, इशू टुवर्ड द रिसिप्ट ऑफ इनपुट सर्विस एंड इशू अ प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट फॉर द परचेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्रेडिट ऑफ सेंटर। अब इन्होंने क्या, हेड ऑफिस क्या कर रहा है, इनवॉइस रिसीव कर रहा है, तो यही इनके कितना किसने यूज करा, उनके बिहाफ पे भी जो उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूट की बात आ रही है तो अब क्या कर रहा है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएगा। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। कौन से सेक्शन में, ये भी याद रख लेंगे, सेक्शन 2 सब सेक्शन 61 में डिफाइन करा गया है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Section 10 of CGST Act 2017 contains the provision regarding the composition levy with the objective to bring the simplicity and reduce the compliance of cost for the small taxpayer. State which out of the following statement is not correct for a taxpayer who has opted for the composition levy. इन्होंने कहा कि कौन से ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी चीज है, इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है रिलेटेड टू कंपोजिशन लेवी एज पर सेक्शन 10। A registered person supply goods under the composition levy shall issue a bill of supply and cannot raise a tax invoice। बात सच है, एक कभी भी कोई अगर जिन्होंने कंपोजिशन लेवी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। इनवॉइस इशू ना करके वो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं। इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, last date of payment of liability toward interest penalty fee and any sum is 18th day of the month following each quarter। ये भी क्या है, ये भी सही है। अब उसी से रिलेटेड लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी टुवर्ड टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी द 20th of day of each month, each क्वार्टर और each मंथ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, each क्वार्टर में दी जाती है ना कि each मंथ में। A composition dealer shall mention the word composition tax person not eligible to collect tax on supply at the top of bill of supply issued by him। और ये भी सही है। इसका मतलब ये सही है, ये सही है, तो कौन सी गलत है, सी। सी जो होगा हमारा गलत होगा। तो कंपोजिशन लेवी होते हैं वो अपने क्वार्टर के हिसाब से 88 डे को अपनी पेमेंट में जितनी लाइबिलिटी होती है, टैक्स होती है, इंटरेस्ट होती है, वो पे करते हैं, ना कि मंथली बेसिस पे करते हैं। 21 कवर, taxpayer who are registered to pay tax for the supply of good or service both on the basis of reverse charge mechanism under GST have get registered themselves when they cross the threshold limit of turnover। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बनाया गया है कंफ्यूज करने के लिए। इन्होंने अगर यहाँ पे रहता है टैक्स पेयर हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स फॉर सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस और बोथ ऑन द बेसिस ऑफ गेट रजिस्टर्ड देमसेल्फ दे क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट। अगर हम रिवर्स चार्ज बेसिस को हटा देते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को हटा देते हैं, सिंपल सी बात करी गई कि अगर टैक्स पेबल जो है, टैक्स पेयर जो है वो कौन सा टैक्स पेयर है, कितनी अगर उसके टर्नओवर लिमिट क्रॉस करते हैं तो उसे आपको रजिस्टर करवाना होता है। तो ऐसे क्या हो जाता है, 20 लाख 40 लाख, ये आपको पता चल जाता। मगर यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसका मतलब जो इंपोर्ट कर रहे हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनको रजिस्टर करवाना जरूरी है। तो जरूरी है तो कितने लिमिट पे, अब यहाँ पे जितने भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो गए, ठीक है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो गए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गए, इंटरस्टेट पर्सन हो गए, इन्हें इनके टर्नओवर नहीं देखी जाती। सेक्शन 24 में इन्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन देखा जाए, इनका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कहा गया है। तुम्हारे टर्नओवर कितनी भी जाए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो करवाना है। इसका मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कौन होते हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंपोर्ट जो भी करते हैं उन्हें क्या सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उनका टर्नओवर नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, नोन ऑफ दी अब, इसका मतलब ना ही 40 लाख, ना 10 लाख, ना 20 लाख, आपको रजिस्टर करवाना है तो करवाना है, ये मान के चला जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24। आई होप आपको कवर हो गया होगा। कंफ्यूज नहीं होने का, बहुत ध्यान से अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो 2 बार 3 बार जरूर पढ़ने का, ये बता चुके हैं हम। नाउ furnishing of detailed outward supply and inward supply as per section 37 and 30 of CGST are
not applicable on the person paying tax under the composition scheme. However, person who has opted composition scheme is still liable to file a return 30th April following end of the financial year in the form. अब जो कंपोजिशन लेवी होते हैं, कंपोजिशन लेवी वाले पर्सन होते हैं, उन्हें अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है, रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अब वो कौन से फॉर्म में फाइल करना पड़ता है ये बताया गया। जो हमारा 6 है वो किस लिए यूज होता है, वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उनके लिए यूज करा जाता है, उसके लिए रिटर्न के लिए यूज करा जाता है। थर्ड किस लिए यूज करा जाता है, जो भी हमारे नॉर्मल रजिस्टर पर्सन है उनके लिए मंथली रिटर्न जो होता है उसके लिए यूज करा जाता है। 5 किस लिए यूज करा जाता है, जितने भी हमारे नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है वो रिटर्न भरने के लिए 5 का यूज करते हैं। तो लास्ट बचा कौन, 4 हमारा कंपोजिशन लेवी, कंपोजिशन स्कीम द्वारा, जो कंपोजिशन स्कीम में होता है उसके द्वारा रिटर्न भरा जाता है 30 अप्रैल को इन फॉर्म नंबर GSTR4 में। आई होप क्लियर हो गया। फॉर्म 6 भी आता है, थर्ड भी आता है, तो 5 भी आता है, आप क्लियर कर लेंगे, उसके साथ साथ आपने 4 भी क्लियर कर लिया। नाउ इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर या फिर रजिस्टर बोल सकते हैं, स्पेसिफाइंग सेक्शन 49 shall maintain as per the 80 rule in the form for each person liable to pay tax, penalty, late fee or any other amount on the and all amount payable by him shall be debited to his said register। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर जो होता है, जितनी भी आपकी लाइबिलिटी, जितनी आप लायबल है पे करने के लिए, जैसे टैक्स हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, पेनल्टी हो गया, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में दिखाते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में दिखाते हैं तो कौन से इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर कौन से फॉर्म में बनाया जाता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक लेजर जो होता है आपके GST PMT 01 में बनाया जाता है। इसका मतलब ए और सी में से, अब ए और सी में से जब भी हम कोई भी अमाउंट, लेट फी और एनी अमाउंट ऑन द, किसमें दिखाते हैं, कॉमन पोर्टल में दिखाता है, GST पोर्टल में नहीं। हर लेजर जो है हमारे ये कॉमन पोर्टल के नहीं बना, अलग अलग इनका कॉमन पोर्टल है, लेजर जो है अलग कॉमन, ना कि GST पोर्टल पे दिखाते हैं। तो उनके लिए अलग से हम क्या बना रखा है, पोर्टल बना रखा है। तो ये हमारा होगा कॉमन पोर्टल होगा, ना कि GST पोर्टल। तो हमारा जो आंसर होगा GST PMT 01 कॉमन पोर्टल में होगा। नाउ बात करते हैं 25 की। एनी अमाउंट पेड बाय taxpayer will be reflected in electronic credit ledger, cash ledger. To initiate a payment, taxpayer should generate challan online using form which will be valid for period। हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, ये कौन से फॉर्म में बनाया जाता है, और ये जो कौन से फॉर्म में होता है ये बताऊंगा आपको, कौन से फॉर्म में बनाया जाता है। अब जब भी हमें कोई पेमेंट करनी हो, कैश लेजर में क्या दिखाता है कि हमें कितना टैक्स पे करना है, कितना हमारे पास अमाउंट है वो दिखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वो दिखाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के द्वारा हम क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं, ठीक है, कोई भी पेमेंट करते हैं तो टैक्स पे करते टाइम हमें चालान जनरेट करना पड़ता ऑनलाइन। अब वो चालान जो जनरेट होता है कौन से फॉर्म में होता है, वो फॉर्म होता है आपका 06। इसका मतलब आंसर ये हो गया। और सॉरी, जो चालान होता है वो 15 दिन के लिए वैलिड होता है, जो चालान होता है 15 दिन के लिए वैलिड होता है। और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर होता है वो PMT 05 में बनाया जाता है, ये भी आप याद करके चलेंगे। नाउ बात करते हैं 26। सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड गुड आर एग्जेम्प्ट अंडर GST। फाइंड आउट द फॉलोइंग व्हिच इज कॉन्टेक्स्ट एज एग्जेम्प्ट। अब कौन से इनमें से एग्जाम्प्ट गुड है, ये बात करी गई है, ये बात करी गई है। तो प्रोसीड टी, जैगरी, प्रोसीड कॉफी, अनब्रांडेड बेसन। अनब्रांडेड बेसन हो गया, आटा हो गया और मैदा हो गया, मैदा हो गया, ये क्या होते हैं, एग्जाम्प्ट होते हैं, इन पे GST नहीं लगती, इन पे GST नहीं लगती। प्रोसीड टी, जैगरी होगी, फिर से सोल्ट हो गया, प्रोसीड कॉफी होगी, इन सब पे ये क्या है, नील रेटेड है, इन पे लगता है मगर नील रेटेड GST लगता है। तो इसमें से जो आंसर होगा, जो एग्जाम्प्ट करो, एग्जाम्प्ट आपका प्रोडक्ट है या फिर गुड्स है वो अनब्रांडेड बेसन, आटा, मैदा होता है। सिंपल, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, अनब्रांडेड बेसन, आटा, मैदा। नाउ चलते हैं 26 हो गया, 27 इनके पास।
ascertain and find out as provision of GST rule Act 2000 and notification issued thereunder, which of the following is correct statement. उन्होंने कहा कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ITI to individual trainee are exempt from GST. Service provided by the state government and private sector service provided by way of transportation of patients in ambulance are exempt from GST. Service of renting shop in hospital are exempt from GST being a healthcare service. Service provided by police to public sector unit are taxable. इनमें से स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है ये पूछा गया है. तो इसमें जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो कौन सा है? वो है आपका पहला, दूसरा और चौथा. ये सारे क्या है? कोई भी अगर सर्विस गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है ITI इंडिविजुअल ट्रेनी एग्जाम्प्ट, अगर जो सर्विस दी जा रही है ITI स्टूडेंट को, ITI इंडिविजुअल ट्रेनी है, उनकी अगर जो सर्विस दी जा रही है वो एग्जाम्प्ट होती है. दूसरा, अगर कोई भी सर्विस स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर सर्विस प्रोवाइडर बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स इन एम्बुलेंस, ये क्या है? ये भी एग्जाम्प्ट होते हैं. मगर सर्विस ऑफ रेंटिंग शॉप इन हॉस्पिटल आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम GST हेल्थ सर्विस नहीं, ये एग्जाम्प्ट नहीं होते, इन पर टैक्स लगता है. और सर्विस प्रोवाइडेड बाय पुलिस टू POC आर टैक्सेबल, ये टैक्सेबल होता ही होता है. सिंपल. तो ये और ये आपके स्टेटमेंट करेक्ट है, जो स्टेटमेंट ये गलत है. इस पे आपका GST लगता है इसका. ठीक है. अब बात करते हैं as per section 16 of GST Act related to eligibility and condition for taking input tax credit state when the input tax credit be available where good are received in the lots or installment. अब उन्होंने कहा कि सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग हमारी कंडीशन दे रखी है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कब लिए जा सकते हैं. कंडीशन मैंने आपको बता रखी है. जब आपको गुड्स रिसीव हो जाए, जब आप सप्लायर आपका टैक्स पेमेंट कर दे, जब आपको इनवॉइस रिसीव हो जाए और आपने रिटर्न फिल कराओ 39 के अंदर, तभी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते. अब वो तो सही है, मगर अगर कोई भी गुड्स आपको लॉट्स में और इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो रहा है, तो तब आप कब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे. तो अगर जब भी आपको कोई भी गुड्स लॉट्स में इंस्टॉलमेंट में आपको मिल रहा है, आप रिसीव कर रहे हैं, तो जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट या लॉट्स नहीं आ जाता, तब तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते. तो इसका आंसर क्या होगा? बी. ITC कैन बी अवेल ऑन अपॉन द रिसिप्ट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ गुड्स. लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ गुड्स, ना ही मिड में ले सकते हैं, ना कि 50-50%, ना ही फर्स्ट में ले सकते हैं, सीधा लास्ट में. तब आपका लास्ट अलॉटमेंट आ जाएगा, तभी गुड्स आप ले सकते हैं. सॉरी, ITC ले सकते हैं. Tax paid under GST by registered person are covered both as input tax credit, output tax. State at the provision of CGST which after the following are covered. Definition of input tax credit. जो अपनी definition दी गई है section 262 of input tax की, वो इसमें input tax की definition में कौन से चारों चीज में से कौन सा कवर करा जाता है. ठीक है. तो टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, इनपुट टैक्स, IGST ऑन इंपोर्ट, टैक्स अंडर द कंपोजिशन एंड GST ऑन द इंटरेस्ट रेट, ये कवर करे जाते हैं. सिंपल सी बात है, आपको ऐसे भी समझ आ जाएगा कि कंपोजिशन ले भी आता है, उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते. तो सिंपल सी बात है, वो इनपुट टैक्स के दायरे से पहले ही बाहर हो जाता है. तो इसका मतलब थर्ड को छोड़ के इस पे ये आपका कवर होते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के डेफिनेशन में, कवर होते हैं. बात करते हैं 30 की. कुबेर, a registered person under GST as a proprietor of Miss Natraj restaurant died on the 5/7/2020 and the left behind his wife and son. His son wanted to continue the business of decade father and therefore consulted the tax consultant to complete the formality under GST. The consultant gave which out of the following advice son for carrying the business of Natraj restaurant after that of son.
इन्होंने कहा कि कौन से इसमें से जो कंसल्टेंट ने आपको एडवाइस जो दी है, किसको? कुबेर को। कब? कुबेर को जो एडवाइस दी है, कुबेर को जो एडवाइस दी है, सॉरी कुबेर को नहीं, कुबेर के सन को, कुबेर को सन को जो एडवाइस दी गई है, कौन सी एडवाइस सही है? द सन शुड गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड बाय फिलिंग द एप्लीकेशन जीएसटी under and the name of Nataraj Restro, his own pen, and should also file the GST return ITC 02. The son get authorized signatory change by filling an application to proper officer and can continue the same business in the capacity of legal hire. The son should close the hold form and new start under the different name or same name by filling application of registration. The son should do business in capacity of manager by making his wife of decade his mother as proprietor of now. अगर कोई भी लीगल हायर भी आता है तो उससे पहले अपने नाम पे उस चीज को, वो बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सबसे पहले हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 का यूज होता है, हमने रूल 8 में पढ़ा है। तो जो स्टेटमेंट होगा ए, ये सही होगा, क्योंकि अगर कोई भी डेथ होती है, किसी की डेथ होती है ऑनर, और जो लीगल हायर है उन्हें पहले अपने नाम पे उसे लाना होता है। नाम पे लेने के लिए पहले उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो प्रोप्राइटर चला सकते हैं। तो 13 का जो होगा ए, ये सही आंसर होगा। नाउ चलते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है 31। Electronic credit ledger shall be maintained GST PMT 0 by the each registered person. State the which of the following are adapted to electronic credit ledger. उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है वो PMT 02 में बनाया जाता है। बात सच है, बनाया जाता है। अब कौन सी ऐसी क्रेडिट है जो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट करी जाती है? तो मैच इनपुट टैक्स क्रेडिट, प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट, अनमैच इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये सारे के सारे डेबिट करे जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, जो PMT 02 में बनाया जाता है। याद करके चलेंगे। नाउ a person other than casual or non-resident taxable should apply for registration per the provision of section 25 of GST within day from the date of he become liable for the registration. उन्होंने कहा कि कोई भी पर्सन अदर देन कैजुअल और नॉन टैक्सेबल पर्सन छोड़ के उन्हें जिस दिन वो लायबल हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, मान लिया जाए कि आज डेट आपकी है 10 में, ठीक है, 10 में। अब 10 मई को वो क्या हो गया? लायबल हो गए। किसके लिए? रजिस्ट्रेशन का मतलब उनका टर्नओवर जो है 20 लाख से ऊपर चला गया। अब 20 तो 10 में है, तो इसका मतलब इन्होंने 10 जून से पहले इन्हें रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। इसका मतलब 30 डे जो होता है, 30 डे के अंदर उन्हें रजिस्ट्रेशन करवा लेना होता है। अदर देन कैजुअल नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्यों बोला? क्योंकि कैजुअल नॉन टैक्सेबल पर्सन इन्हें 5 दिन पहले, इसका मतलब अगर वो 10 मई को अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो 4 मई को ही वो रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। 5 दिन पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, इसलिए इन्होंने अदर देन कैजुअल नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन छोड़ के बोला। इसका मतलब अगर किसी भी पर्सन को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो जिस दिन वो लायबल हो रहे फॉर द रजिस्ट्रेशन, उसके 30 दिन के अंदर उन्हें रजिस्ट्रेशन करवा लेना होता है। ये हमारा 32 क्वेश्चन बोलता है। नाउ 33, every registered person as per section 35 of CGST required to maintain necessary account and other record at the and such shall records electronic or manual. अब इन्होंने कहा कि जो भी हमारा रिकॉर्ड है, क्यों ना स्पेशल ऑडिट का हो या फिर जनरल ऑडिट का हो, ये कैसे भी रिकॉर्ड है, अकाउंट है, वो कहाँ रखा जाएगा? हमने कंपनी एक्ट में भी पढ़ा है कि जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो हमारे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में रखा जाता है या रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखा जाता है। मगर टैक्स में क्या कहा गया? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे रखा जाता है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे रखा जाता है जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं। नाउ अब बात करते हैं 34 की। As per section 138 of CGST rule 2017 stipulate that e-way bill under the GST law required to be generated when registered person cause movement of goods of consignment in total of value of more than 50,000। यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोई भी ई-वे बिल तभी यूज करा जाता है जब उसका जो वैल्यू है, कोई भी कंसाइनमेंट का जो वैल्यू है वो 50,000 से ज्यादा जाता है, 50,000 से ज्यादा जाता है। इन रिलेशन
कि ना वो सप्लाई हो, अदर देन सप्लाई हो, ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, अगर वो मूवमेंट ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स होता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ द कंसाइनमेंट होता है और उसकी वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा जाती है तो उसे ई वे बिल इशू करना ही पड़ेगा, उसे ई वे बिल चाहिए, जनरेट करना ही पड़ेगा। तो जो इसका मतलब आंसर जो होगा वो हमारा होगा कि ना वो सप्लाई अदर देन सप्लाई हो या फिर ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, तभी उसे ई वे बिल जनरेट करना ही पड़ेगा। जनरेट करना पड़ेगा कब? जब उसका जो वैल्यू है, कंसाइनमेंट का वैल्यू है वो 50,000 से ज्यादा जाता है। 34 बात करते हैं 35। द सेल्फ असेसमेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट इन अ रिटर्न field GST R3B of registered person shall be credited to his in electronic accounts in accordance with the section 41 और section 43 of GST। अगर जो सेल्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट पे करा गया, सेल्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट जितना भी होता है कहाँ, सिंपल सी बात है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहाँ दिखता है? हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखता है, हमें और कहीं जाना नहीं है। जितने भी हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो कहाँ दिखता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाना है। अब ये नहीं देखेंगे सेल्फ हो या नहीं हो, बस इनपुट टैक्स क्रेडिट कहाँ जाता है? हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाता है। यही हमारा क्या हुआ? आंसर साफ दिख रहा है, सिंपल। नाउ the rate of custom duty alongside the classification जैसे ग्रुप और सब ग्रुप आर बीइंग गिवन इन, हमारा जो कस्टम एक्ट 1962 है वो तो एक अलग है, उसमें सेक्शन दिए हुए बताया हुआ है कि कब कहाँ सेक्शन लगना है, मगर कितने परसेंट लगना है, कौन से ग्रुप, कौन से सब्जेक्ट पे, कौन से थिंग्स पे कितने परसेंट लगना है, कौन से ग्रुप पर कितने सब ग्रुप है, ये सारा जो डिफाइन करा गया है वो हमारा कस्टम टैरिफ एक्ट में डिफाइन करा गया है, कस्टम टैरिफ एक्ट में डिफाइन करा गया है। अब बात करते हैं 37 की। वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस व्हेन नॉट असर्टेनेबल, वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस व्हेन नॉट अनसर्टेनेबल व्हाइल मेकिंग वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ चार्ज ऑफ कस्टम ड्यूटी इज टू बी टेकन। अगर हमारा नॉन असर्टेनेबल है, अगर नॉन असर्टेनेबल है तो हमारा 1.125% ऑफ एफओवी लगता है। अगर सर्टेनेबल है तो जो सर्टन वैल्यू वही हमारी वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस कहलाएगी। अगर हमारी वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस असर्टेन नहीं है तो 1.125% ऑफ एफओवी लगता है। याद रखेंगे, अगर सर्टेन है तो वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस जो है वही हमारी क्या कहलाएगी? वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस कहलाएगी। अगर सर्टेन नहीं है तो 1.125 ऑफ एफओवी लगती है। सिंपल, चलते हैं आगे। 38. Find the from the following list which are treated as a port under the provision of Custom Act 1963। उन्होंने कहा कि कस्टम 1962 में पोर्ट दिए हुए हैं, कौन कौन से पोर्ट, इनमें से कौन से पोर्ट कस्टम एक्ट 96 में अकॉर्डिंग टू कस्टम एक्ट 1962 को पोर्ट माने जाएंगे? सी पोर्ट, इनलैंड कंटेनर, एयरपोर्ट, डिपोर्ट और कंटेनर पोर्ट स्टेशन नॉट अटैच्ड टू पोर्ट। इसका मतलब सी पोर्ट, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट और आपका इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट, ये सारे क्या हमारे पोर्ट होते हैं कस्टम एक्ट में। मगर इंडियन रेलवे डिपोर्ट, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, अगर ये अटैच टू पोर्ट होता तो हमारा पोर्ट माना जाता, अटैच नहीं है तो ये पोर्ट नहीं माना जाएगा। इसका मतलब पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा, चौथा, इसका मतलब आंसर सी हमारा माना जाएगा। अगर ये स्टेशन नॉट की जगह अटैच टू पोर्ट होता तो वो भी हमारा पोर्ट माना जाता अकॉर्डिंग टू कस्टम एक्ट 1962। Now, the importer of goods as per section of Custom Act need to submit duly signed bill of entry contain the detail as per the particular good। Custom Act अगर कोई importer of goods की बात कर रहे हैं, importers of goods की बात कर रहे हैं, as per section 46 need to submit duly signed bill of entry containing the detail and particular goods of service। अब दूसरा भी बता दे रहा हूं, 45 किसकी बात करता है? कस्टोडियन इज अपॉइंटेड बाय द कस्टम, सेक्शन 45 के द्वारा हम कस्टोडियन अपॉइंट करते हैं। 47, अब यहीं पे एक और चीज डालता हूं मैं, अगर यहाँ पे 41 होता, सॉरी 50 होता और ये एक्सपोर्ट होता, एक्सपोर्ट ऑफ गुड एज पर द सेक्शन 50 ऑफ कस्टम एंड नीड टू बी सबमिट ड्यूली साइन बिल ऑफ एंट्री की जगह होती है शिपिंग बिल।
दोनों आंसर बच गए। एक्सपोर्ट की बात करें तो सेक्शन 50 में आता है बिल ऑफ एंटी शिपिंग बिल होगी, वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड कहलाता है। इंपोर्ट ऑफ गुड में 46 में बात करा गया, बिल ऑफ एंटी इंक्लूड करी जाती है। नाउ 14, an application for refund of import duty paid under the Custom Act 1962 where the goods are found to be defective and not in conformity with the specification. Importer does not claim any duty drawback and relinquishes his title to goods it to be filled within from the relevant date. कितने दिन में फॉर्म कर देना चाहिए? अगर हमें कोई भी गुड्स जो होता है हमें डिफेक्टिव मिला कि हम जो चाहिए था वो नहीं मिला, तो हमें कितने दिन में फॉर्म भर देना होता है? वो हमें भर देना होता है 6 मंथ के अंदर। 6 मंथ के अंदर रेक्टिफिकेशन वाली चीजें 6 मंथ के अंदर हमें फॉर्म भर देना होता है। तो ये हमारा 14 क्वेश्चन पूरा होता है। इसका मतलब हमारा 4th मैराथन भी दी एंड। ये हमारा 4th मैराथन कंप्लीट होता है। आपने प्लीज जो भी सीखा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, जहां जहां लोगों की मदद हो सके उससे जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लास्ट वीडियो हमारी रह जाएगी, वो भी कुछ दिन में आ जाएगी। आपकी जो न्यूमेरिकल है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके लिए जरूर चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।